हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि आप लोगों को हम बता दें कि हम लोग बिहार डीएलएड 2026 के 2026 के तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस में क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मतलब कि साइंस से जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट होते हैं, उन तीनों सब्जेक्ट के जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते हैं और उसी के दौरान आज हम सेट 7 लगाने जा रहे हैं। इससे पहले हम सेट 6 तक लगा दिए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तब क्या कर सकते हैं, फ्यूचर ऑनलाइन सोनपुर के प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियो में भी जाकर उसको क्या कर सकते हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और हम क्या करते हैं, हम हर एक सेट में टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं, जो क्या होता है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। हम बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या, आज का पहला प्रश्न है, यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध का अर्थ होता है रेजिस्टेंस, समांतर में जोड़ा जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा। मतलब कि यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को क्या किया जा रहा है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो संपूर्ण प्रतिरोध कितना होगा, 9 ओम होगा, 3 ओम होगा, 2 ओम होगा या 18 ओम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जोड़ने का एक फॉर्मूला होता है, किसी भी हम पहले रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस के बारे में हम पहले समझ देते हैं। प्रतिरोध होता है क्या है, प्रतिरोध बेसिकली क्या करता है, जब बिजली सप्लाई होता है तो उसको रोकने का काम करता है, क्या होता है, प्रतिरोध। तो बोले कि बिजली को रोकना एक सही बात है या गलत बात है, तो एक जगह से सही भी है और एक जगह से गलत भी है। यदि प्रतिरोध नहीं होगा तो अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी चला जाएगा, और यदि अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है तो क्या होगा, हमारे जो विद्युत उपकरण है, वो आपका पंखा हो, बल्ब हो, उसके जलने की संभावना होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रतिरोध को लगाते हैं। यदि आप पंखा में देखते होंगे तो यदि पंखा को घटाने और बढ़ाने के लिए स्विच लगाया जाता है, उस पर मार्क्स लिखा होता है 1 2 3। वो क्यों पंखा का स्पीड घटाता बढ़ाता है, उसमें रेजिस्टेंस लगाया होता है। मतलब कि आप जैसे ही 1 करते हैं तो उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस लग जाता है, 2 करते हैं तो उससे कम रेजिस्टेंस आ जाता है, 3 करते हैं तो सबसे कम, और 4 पे पूरा, मतलब कि वो पूरा छोड़ देता है और बिजली पूरा जाने लगता है, तो वो क्या, रेजिस्टेंस कम करता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, यदि 3 ओम और 6 समांतर क्रम में जोड़ा जाए, इसका क्या होता है, समांतर क्रम का एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है कि रेजिस्टेंस को लिखते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसा 2 ही दिया हुआ है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ R1 की जगह पे कितना दिया हुआ है, R1 की जगह पे 3 ओम दिया हुआ है, और इस फॉर्मूला में क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा 1/, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ लगेगा R1 इंटू R2 बटा में लिख दे तो R1 प्लस R2। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यदि हम इसका एलसीएम लेते हैं, R1 और R2 का एलसीएम लेते हैं, तो ये R1 और R2 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, हम इसको पूरा तरह से डिफाइन करके बता देते हैं। 1/R1 प्लस 1/R2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे R2 चला जाएगा। यदि आप इस दोनों का एलसीएम लेते हैं, R1 प्लस R2 का एलसीएम लेंगे तो क्या चला जाएगा, यहाँ R2 चला जाएगा, और यहाँ पे इंटू करने पर R1 चला जाएगा। या इसको और भी हम सिंपल वे में समझाएं तो यहाँ पे सिंपल वे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा R2 इंटू R1। यदि हम R1 लिखेंगे तो R1 से R1 कट जाएगा, तो क्या होगा, R1 हट जाएगा, तो R1 हट जाएगा तो क्या बचेगा, R2 बचेगा। तो R2 इंटू R1, यहाँ पे R1 अपॉन R1 प्लस R2, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला कहां से बना, इस फॉर्मूला से बना है। और यहाँ पे R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, R2 का वैल्यू देखे तो यहाँ पे 6 ओम दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 6 ओम लिख देते हैं। और R1 का वो कितना वैल्यू दिया हुआ है, तो R1 का वैल्यू 3 दिया हुआ है। और यहाँ पे इसको इंटू भी लिखा जाता है, इसको पॉइंट से भी दर्शाते हैं, तो हम इंटू लिख देते हैं, इसको पॉइंट से भी दर्शाया जाता है, तो हम इसको इंटू ही लिख देते हैं, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। और यहाँ R1 का वैल्यू कितना है, R1 का वैल्यू 3 है, और R2 का वैल्यू कितना है, 6 है। हम इसको इजी से वे में समझा रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको 6 3 जा कितना हो जाएगा, 6 3 जाए 3, मतलब कि 6 18। और यदि आप 3 में 6 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 3 में आप जब 6 जोड़िएगा तो 9 आएगा, और 9 से 18 कितना बार में कटेगा, 9 से 18 2 बार में कटेगा, तो कितना आएगा
2 ओम आएगा। ये किसका निशान है? ओम का निशानी है, और इसको ओम भी लिख सकते हैं, ये ओम का चिन्ह है। कितना हो जाएगा? 2 ओम, और 2 ओम कितना है? ऑप्शन सी में। तो इसको हम क्या किए, समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है, समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है ये वाला, ये समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है। समांतर क्रम के फॉर्मूला से हम ये बनाए और इससे क्या किए, हम ये आंसर निकाले। आई थिंक आपको ये वाला समझ में आया होगा। हम एकदम सिंपल से सिंपल वे में इसको समझाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि सौर सेल परिवर्तित करती है, मतलब कि जो सौर सेल है, मतलब कि सोलर सेल है, वो किसको परिवर्तित करती है? प्रकाश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मतलब कि निम्नलिखित में से सौर सेल किसको परिवर्तित करती है? तो परिवर्तित मतलब कि पहले समझते हैं सौर सेल क्या होता है। सौर सेल बेसिकली ये होता है कि अभी आप देखे होंगे सोलर प्लेट क्या होता है? आप किसी किसी के छत पे देखे होंगे, गवर्नमेंट भी इसको अप्रूवल दे रहा है, इसको कह रहा है कि आप इसको लगाइए। सोलर सेल क्या बेसिकली कार्य कैसे करता है? सोलर सेल बेसिकली क्या होता है कि सूर्य से जो रोशनी आता है, उस रोशनी को, सूर्य के रोशनी को क्या करता है, वो बिजली में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पे यही लिख रहा है कि सौर सेल मतलब कि सूर्य से आने वाली जो किरण है, रे है, वो क्या होता है, एक प्लेट की तरह होता है, और उसपे सिलिकॉन का, मतलब कि हम इसको एक शेप में दिखा है। इसका शेप कैसा होगा? इसका शेप कुछ इस तरह से होगा। इसका शेप कुछ इस तरह से होगा कि एक पॉलीगन की तरह होता है, ऐसा होता है। और इस पे क्या होता है, इस पे कुछ मानिए कि इस तरह से क्या होता है, इस पे ऐसे ये क्या बना रहे हैं, ये सिलिकॉन का होता है। ये जो होता है वो किसका होता है? ये सिलिकॉन का होता है। ये किसका बना होता है? ये जो लाइन खींच रहे हैं ये सिलिकॉन का होता है। और यही बेसिकली क्या करता है, सूर्य से जो किरण आता है, रे आता है, सूर्य का जो किरण होता है उसको किस में चेंज कर देता है? सूर्य के किरण को ये आते में चेंज कर देता है। ये बेसिकली काम कैसे करता है? मानिए कि यहाँ से रे आया, सूर्य का किरण आया और इस पे पड़ा, और ये इसको क्या करता है, सूर्य के किरण को किसमें परिवर्तित करता है? यही पूछ रहा है। ये जो सोलर प्लेट बेसिकली करता क्या है, तो सूर्य की ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्रकाश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, गलत। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, गलत। उष्मा ऊर्जा विद्युत ऊर्जा, मतलब कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है। और इसको क्या बोलेंगे? इसको लिख देते हैं सोलर प्लेट। इसको क्या बोलते हैं? सोलर प्लेट बोलते हैं। आई थिंक आपको इसको कहीं ना कहीं देखे ही होंगे। तो ये क्या करता है? सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है किसी तत्व का भार संख्या, मतलब कि एटॉमिक मास, इसको मास नंबर भी बोलते हैं या एटॉमिक मास नंबर भी बोलते हैं। तो किसी तत्व का परमाणु भार, किसी तत्व का भार संख्या, मतलब कि मास नंबर कितना है? 18 है। और यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? 77, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 740, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 711, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 718। तो हम बात करते हैं कि तत्व की परमाणु संख्या कितनी है। तत्व की परमाणु संख्या की बात करें तो तत्व की परमाणु संख्या 18 है। तत्व की परमाणु संख्या 18 है। और आप इस बात को जानते होंगे कि जितना इलेक्ट्रॉनिक संख्या होता है उतना ही, जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है उतना ही उस परमाणु में प्रोटॉन का संख्या होता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का संख्या, इलेक्ट्रॉन का संख्या जो होता है, इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है वो किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर होता है प्रोटॉन के संख्या से। इलेक्ट्रॉन का संख्या किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के संख्या से। प्रोटॉन का संख्या, हम बात करें जो इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है वो प्रोटॉन के संख्या से बराबर होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है? इलेक्ट्रॉन का संख्या 7 है। यदि इलेक्ट्रॉन का संख्या 7 है तो हम इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? E बराबर P। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या यदि 7 है तो प्रोटॉन का भी संख्या कितना होगा? प्रोटॉन का भी संख्या 7 होगा। तो यदि हम यहाँ पे प्रोटॉन का संख्या निकालिए तो यहाँ पे न्यूट्रॉन का संख्या पूछ रहा है। और एटॉमिक मास बराबर क्या होता है? हम यहाँ पे बता देता है एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? एटॉमिक
मास इज इक्वल टू, एटॉमिक मास बात करें या मास नंबर बात करें, एटॉमिक मास या मास नंबर वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। किसके बराबर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। हिंदी में लिख दे, तो होता है किसके किसके बराबर? एक तो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। और यहाँ पे बात करें तो प्रोटॉन की संख्या क्या है? यहाँ पे एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है? एटॉमिक मास 18 दिया हुआ है। और प्रोटॉन की संख्या में यहाँ कितना निकले? प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन का संख्या 7 है तो प्रोटॉन का भी संख्या यहाँ पे कितना होगा? 7 होगा। और न्यूट्रॉन का संख्या हमको नहीं पता है, तो न्यूट्रॉन का संख्या को हम n से लिख देते हैं, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 18 माइनस 7, मतलब कि ये क्या होगा? 7 इधर चला जाएगा, तो 18 माइनस 7, जब हम 18 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। मतलब कि प्रोटॉन का संख्या 11 और न्यूट्रॉन का संख्या न्यूट्रॉन का संख्या 11 और प्रोटॉन का संख्या 7, तो 11 और 7 कहाँ है? ऑप्शन सी में। मतलब कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या क्या याद रखना है? यहाँ पे आपको याद रखना है बेसिकली, यहाँ पर ही आपको बेसिकली याद क्या रखना है? आपको बेसिकली यहाँ पे याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है वो प्रोटॉन के बराबर याद रहता है, इसको पहला याद रखना है। और दूसरा याद रखना है कि एटॉमिक जो नंबर होता है, एटॉमिक मास, वो एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? तो वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के एटॉमिक मास बराबर होता है। तो ये क्या हो गया? ये आपको याद रखने वाला चीज है। और यदि आप ये दो चीज देखते हैं तो इसके जगह पे 18 दे दे, 20 दे दे, 22 दे दे या 118 दे दे, आप उसको क्या कर सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष मतलब कि लाइट ईयर किसकी इकाई होती है? मतलब कि प्रकाश वर्ष से हम किसको मापते हैं? समय को मापते हैं, गति को मापते हैं, त्वरण को मापते हैं, या दूरी को नापते हैं? निम्नलिखित में से किसको हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं? तो बात कर दे कि प्रकाश वर्ष को, लाइट ईयर में हम किसको नापते हैं? तो प्रकाश वर्ष को हम समय के लिए नापते हैं कि दूरी के लिए नापते हैं? तो प्रकाश देख के आप समय नहीं मान लीजिएगा, प्रकाश को हम दूरी के लिए नापते हैं। प्रकाश का उपयोग हम क्या करते हैं? दूरी को, डिस्टेंस नापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। और ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि प्रकाश वर्ष का इकाई क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष का इकाई क्या होता है? दूरी होता है। और लोग क्या करते हैं? समय मार के आ जाते हैं, और समय मार लेते हैं। गति और त्वरण तो सोचते नहीं है, दूरी भी नहीं सोचते। दूरी कहाँ से? उसको लगता है कि प्रकाश लिखा हुआ है, और प्रकाश के लिए क्या आएगा? टाइम आएगा, दूरी थोड़ी आएगा। आपको क्या मारना है? दूरी मारना है, ना कि समय मारना है। आपको इस पे बेसिकली ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काला छिद्र जिसको ब्लैक होल सिकुड़ने से बनता है, मतलब कि जो ब्लैक होल है वो किसके सिकुड़ने से बनते हैं? मतलब कि जो काला छिद्र है, ब्लैक होल है, वो किसके सिकुड़ने से बनता है? क्वेश्चन क्या है कि ब्लैक होल किसके सिकुड़ने से बनता है? भारी कणों के, भारी न्यूट्रॉन तारों के, भारी चलती वस्तुओं के, इनमें से कोई नहीं। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे क्या करा है कि जो ब्लैक होल का नाम सुने होंगे। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल इतना ज्यादा भारी होता है और इतना ज्यादा वजनदार होता है कि आप उसके एक चम्मच, मतलब कि एक चम्मच ब्लैक होल किसके बराबर होगा? 100 हाथी के बराबर होता है एक चम्मच ब्लैक होल। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि ब्लैक होल जो काला छिद्र है वो किसके सिकुड़ने से बनता है? तो वो भारी के कणों के सिकुड़ने से बनता है, या भारी न्यूट्रॉन तारों के, या भारी चलती वस्तुओं के, या इनमें से कोई नहीं। तो हम बता देते हैं कि जो हम पहले भी बता चुके हैं, जो एटॉमिक मास होता है वो किस पे निर्भर करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। और बेसिकली किस पे? न्यूट्रॉन पे, क्योंकि न्यूट्रॉन का जो भार होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तुलना में बहुत अधिक होता है। प्रोटॉन से तो ज्यादा नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक होता है। और वही क्या होता है? न्यूट्रॉन सिकुड़ने लगता है, और वो सिकुड़ के क्या बना लेता है? उसके सिकुड़ने से, न्यूट्रॉन के सिकुड़ने से क्या होता है? भारी न्यूट्रॉन के सिकुड़ने से ब्लैक होल का निर्माण होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हरित गृह, मतलब कि जो ग्रीन हाउस होता है उसका प्रभाव होता है। ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है, किसके कारण ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की परत के वायुमंडल में होने से, या ऑक्सीजन की परत वायुमंडल में होने से, या नाइट्रोजन की परत वायुमंडल में होने से, या हीलियम की परत वायुमंडल में होने से। निम्नलिखित में किसके कारण से
निम्नलिखित में किसके कारण से हरित गृह का प्रभाव होता है? तो हम आपको बता दें कि हरित ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली ये होता है, जो सूर्य से किरण आता है वो क्या होता है, सूर्य का किरण हमारे वायुमंडल से प्रवेश करके पृथ्वी पे आता है और पृथ्वी से टकरा कर वो रिटर्न जाना चाहता है। लेकिन क्या है, हमारा जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का एक परत बिछा हुआ है। जिस तरह से एक बिस्तर बिछाया जाता है उस तरह से क्या उसका एक परत है, और वो परत क्या करता है, जो सूर्य से आने वाले प्रकाश है उस प्रकाश को पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलने देता, मतलब कि रिफ्लेक्ट तो होता है पृथ्वी से बाहर, मतलब कि टकराने के बाद बहुत सारे रेज बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से बाहर नहीं जाने देता है। और वो पूर्ण रूप से बाहर न जाने के कारण क्या होता है, हमारा वायुमंडल गर्म रहता है। यदि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परत न रहे तो क्या होगा, हमारा वायुमंडल क्या हो जाएगा, हमारा वायुमंडल ठंडा हो जाएगा और पूरा जगह पे बर्फ जम जाएगा, जिस तरह से हिमालय पे है। तो वो क्या करता है, एक परत बना के रखा हुआ है। लेकिन बेसिकली अभी इतना ज्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज्यादा कर दिया है कि वो एक ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन गया। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है कि वो जो हमारा हिमालय जो है, वो हिमालय पे जितना भी बर्फ है वो बर्फ पिघलने लगा है। और आप सुन रहे होंगे कि जो हमारा मुंबई है वो भी आधा डूब जाएगा, या गुजरात के कुछ क्षेत्र डूब गए हैं। तो वो सच है, वो किसके कारण होता है, तो उसके पीछे भी कारण है हरित प्रभाव, मतलब कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है। तो वो बेसिकली उसके न होने से भी हानि है और उसके अधिक मात्रा में होने से भी हानि है। तो हमको उतना नहीं समझना, यहाँ पे यह है कि हरित गृह प्रभाव का कारण कौन है, तो वो एक कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की परत के कारण होने से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम क्या था। मतलब कि जो हमारा अंतरिक्ष है उसमें मानव निर्मित सबसे पहला सैटेलाइट का नाम क्या था, एक्स पोलर, स्पुतनिक 1, लैका या वोस्टॉक 1, निम्नलिखित में से पहला कौन सा मानव निर्मित सैटेलाइट था। तो सैटेलाइट क्या होता है, तो सैटेलाइट को समझने से पहले हम यह समझते हैं कि पृथ्वी का एक अपना सैटेलाइट है और पृथ्वी का अपना सैटेलाइट चंद्रमा है। वो बेसिकली क्या करता है, पृथ्वी का अपना सैटेलाइट क्या होता है, वो चंद्रमा है। और वो क्या है, वो एक कृत्रिम बोल रहे हैं, वो एक प्राकृतिक है, मतलब कि वो नेचर द्वारा बनाया गया है। लेकिन हम लोग खुद के यूज के लिए क्या किए, सैटेलाइट का निर्माण किए, और उस सैटेलाइट को क्या बोलते हैं, उसको मानव निर्मित या उसको कृत्रिम सैटेलाइट बोलते हैं। और ये यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव द्वारा बनाए गए पहले निर्मित सैटेलाइट का नाम क्या है, तो उसका नाम है स्पुतनिक 1। ये बेसिकली सैटेलाइट करता क्या है, आपके जो मोबाइल में सिग्नल है या अलग अलग तरह के जितने भी सिग्नल है, आप जो फिल्म देखते हैं या आपको एक जगह से दूसरे जगह पे बात करते हैं, ये सब किसके कारण होता है, या आपको वेदर का पता चल जाता है, ये सब किसके कारण होता है, तो ये सभी के सभी सैटेलाइट के कारण होता है। और इस सैटेलाइट को सर्वप्रथम किसने भेजा था, इसको यूनेस्को, आप यूनेस्को के बारे में सुने होंगे, यूनेस्को ने ही सर्वप्रथम सैटेलाइट को क्या किया था, यूनेस्को जो देश है उन्होंने ही सर्वप्रथम सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा था। ये कब, 1975 की बात कर रहे हैं, 1957 की बात है। कब की बात है, ये 1957 की बात है। 1957 में फर्स्ट टाइम ये क्या था, ये सैटेलाइट को भेज दिया था। तो कब भेजा था, 1957 में भेजा था। किस देश ने भेजा था, यूनेस्को ने भेजा था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि जी की इकाई है, जी की इकाई है, इकाई मतलब कि यूनिट। जी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। ग्रेविटी के यूनिट कौन है, मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड, मीटर स्क्वायर सेकेंड या मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है। तो आप यदि ये बेसिकली क्वेश्चन क्या है, कहा है, ये बेसिकली क्वेश्चन फिजिक्स का है। और इसमें क्या पूछा जाता है कि जी का मान क्या होता है, तो जी का वैल्यू कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, जी का वैल्यू होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये इसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो होता है वो सभी जगह के लिए वैल्यू सही होता है, मतलब इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू सभी जगह पे एक समान होता है। वो हमारा जमीन हो, पर्वत हो, समुद्र हो, ये जो फोर्स लगाता है ये सभी जगह पे क्या लगाता है, एक समान लगाता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नेत्र से दूर की वस्तु को साफ न देख सकने को मायोपिया को, नेत्र से
दूर की वस्तु को साफ न देख सकने, मतलब कि मायोपिया, जो साफ नहीं देख सकता उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मायोपिया, को सुधारा जाता है। किस तरह से सुधारा जाता है, मतलब कि दूर की वस्तु को सही से नहीं देख पाता है तो उसको किस तरह से सुधारा जाता है, उत्तल लेंस के माध्यम से, अवतल लेंस के माध्यम से, अवतल लेंस, अवतल दर्पण के द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नेत्र से दूर की वस्तु को न देख जाने पर इसको सुधारा जाता है। यदि हमारे पहले वाले सेट के वीडियो देखे होंगे तो आपको बताए उस वक्त थे, और कि हम इसको किस तरह से सुधारते हैं। आई थिंक इसको 2 सेट में बता चुके हैं। और ये क्वेश्चन क्या हुआ है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड हुआ है, और इसको जितना बार ये आएगा उतना बार हम समझाएंगे। तो हम इसको समझाते हैं कि इसमें बेसिकली होता क्या है। इसमें यह होता है कि जो नेत्र से दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, तो दूर की वस्तु को साफ से नहीं देख पा रहा है तो इसको कौन बीमारी हुआ है, दूर की वस्तु को साफ से नहीं देख पा रहा है, इसको नजदीक, मतलब ये 2 तरह का होता है ना, मायोपिया और मायोपिया इसको बोलते हैं, जो दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। और यदि दूर की वस्तु को सही से नहीं देख पा रहा है तो इसमें अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। वही वो नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाता तो उसको उत्तल लेंस का उपयोग कर देते। और यदि वो नजदीक की वस्तु को, दूर की वस्तु को देख पा रहा है और नजदीक की वस्तु को, नजदीक की वस्तु को देख पा रहा है और दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है तो उसको निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। ये कौन सा दोष है, इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। नीचे इधर लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। फिर आप में से ही कोई बोलेगा कि निकट दृष्टि दोष कैसे होगा, यहाँ पे तो दूर की वस्तु को निकट की वस्तु को तो देख ही पा रहा है, दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, इसको तो दूर दृष्टि दोष नहीं बोलेंगे। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, और यदि आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं तो आप सही सोच रहे हैं। मतलब कि यदि आप यहाँ पे उल्टा सोचा जाता है, मतलब कि आप नजदीक की वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं तो आपको दूर दृष्टि दोष बोला जाएगा, और यदि आप दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं तो नजदीक दृष्टि दोष बोला जाएगा। मतलब कि यहाँ पे उल्टे बोला जाता है, आप जो देख पा रहे हैं वही आपका दोष है। मतलब कि आप नजदीक की वस्तु को देख पा रहे हैं आपका नजदीकी दृष्टि दोष है, यदि निकट दृष्टि दोष, आप यदि दूर की वस्तु को देख पा रहे हैं तो आपको दूर दृष्टि दोष है। यहाँ पे यह दूर की वस्तु को साफ से नहीं देख पा रहा है तो नजदीक की वस्तु को देख पा रहा होगा, और यदि ये नजदीक की वस्तु को देख पा रहा है इसको कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। और यदि ये दूर इसको निकट दृष्टि दोष, यदि ये निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है तो उत्तल लेंस लगाते हैं, लेकिन ये दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है तो अवतल लेंस लगाया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आपको दर्पण भी देखिए, आपको गलत करवाने के लिए क्या दिया हुआ, दर्पण भी दिया हुआ है, तो आपको दर्पण पे भी ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, जीव कोशिका में आनुवंशिकता लक्षण के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। मतलब कि जो जीव कोशिका है उसमें आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, एंजाइम, हार्मोन, आरएनए, डीएनए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है जीव कोशिका में आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने के लिए बेसिकली ये कौन जिम्मेदारी है, डीएनए जो यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन नंबर डी में, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डाइराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डाइराइबोज न्यूक्लिक एसिड क्या करता है, जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे अंदर आनुवंशिकता है, मतलब कि जो हमारी आनुवंशिकता है उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का क्या करता है, ये काम करता है। हमारा आंख कैसा होगा, कान कैसा होगा, हमारे हाथ में 5 उंगली ही होंगे, ये सबको कौन तय करता है, ये सब तय करने का काम कौन करता है, तो डीएनए करता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है। मतलब कि निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है। विटामिन बी संतरा, विटामिन डी कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के अल्फा। यहाँ पे क्वेश्चन में बेसिकली क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल का अर्थ क्या हो गया, सुमेल मतलब कि आप मेल मतलब कि मिलना, सुमेल मतलब कि नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये कर रहा है कि सुमेल का अर्थ क्या, सुमेल का मतलब कि मिलना, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है। सुमेल नहीं है मतलब कि इसके बारे में गलत लिखा गया है। देख रहे हैं क्वेश्चन ही आपको घुमा रहा है, आप क्वेश्चन को ही सही से समझ नहीं पाइएगा, यहाँ क्वेश्चन को ही घुमा दिया। यहाँ पे
नॉर्मल ये लिख देता कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ये ना लिख के क्या दिखा, सुमेल नहीं है। यदि आप सुमेल का अर्थ नहीं समझ पाइएगा तो आप क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को छोड़ के चले जाइएगा। तो आपको यहाँ पे ये क्या समझना, सही सुमेल नहीं है। तो विटामिन B1-12, विटामिन B1-12 में क्या पाया जाता है, विटामिन डी को यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर और विटामिन के अल्फा। आप इसका जवाब दीजिए, तब तक हम देख रहे हैं रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई थिंक आप इसका जवाब दे दिए होंगे। इसका क्या होता है, निम्नलिखित में से किस सुमेल नहीं है। सुमेल का अर्थ होता है कि मिलना। तो जो विटामिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संतरा। संतरा कहाँ पाया जाता है, संतरा क्या होता है, खट्टा। संतरा कैसा होता है, खट्टा होता है, एसिडिक होता है। और जो खट्टा फल होता है वो किसमें से हमको प्राप्त होता है, खट्टा फल हमको विटामिन सी से प्राप्त होता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं वो हमको विटामिन सी से प्राप्त होते हैं। वो काहे ना विटामिन सी से प्राप्त होता है, वो काहे ना संतरा हो, नींबू हो, आंवला हो, ये सब क्या है, ये सब खट्टे फल है। और खट्टे फल हमको किससे प्राप्त होते हैं, विटामिन सी से प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे विटामिन बी में दे दिया है संतरा, मतलब कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विटामिन बी से क्या मिलता है, विटामिन बी से तो हमको अंडा ये सब खाने से हमको क्या मिलता है, विटामिन मिलता है। विटामिन डी हमको कैसे मिलता है, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सूर्य का किरण। सूर्य का किरण यदि आपके शरीर पे पड़ रहा है तो आपका बॉडी क्या करेगा, विटामिन डी का निर्माण करता है। तो कॉड यकृत तेल, विटामिन ई का गेहूं और अंकुर तेल हो जाएगा। और विटामिन किस के से क्या मिलता है, एल्फा अल्फा, क्या मिलता है, एल्फा अल्फा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। मतलब कि जो टेफ्लॉन है वो निम्नलिखित में से किसका एकलक बहुलक है। टेट्रोएथिलाइन, विनाइल क्लोराइड, क्लोरोपिन या एसिटिलीन डाइक्लोराइड। निम्नलिखित में से किसका, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। तो क्या कीजिए, आप इसका जवाब दीजिए, आप इसका जवाब दीजिए। तो टेफ्लॉन निम्नलिखित में से, तो टेफ्लॉन बेसिकली होता है क्या, टेफ्लॉन का अर्थ होता है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से, हम इसको इजी वे में समझाते हैं। इसका होता है क्या, अभी आप नॉन इलास्टिक बर्तन आते हैं, आप देखते होंगे कैसा बर्तन आ रहा है, नॉन इलास्टिक। मतलब कि जितने भी नॉन इलास्टिक बर्तन आते हैं, जो अभी ब्लैक ब्लैक कलर के देखते होंगे, वो क्या होता है, वो सब किससे बनते हैं, ये सब टेफ्लॉन से बनते हैं। या वो क्या करता है, वो बेसिकली खाना को सटने नहीं देता है। तो वो यही पूछ रहा है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। और ये जो बात करें कि जो हमारा कढ़ाई का हैंडल आता है वो सब किसका होता है, टेफ्लॉन का ही होता है। तो वो किस एकलक का बहुलक है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, विनाइल क्लोराइड, क्लोरोपिन या एसिटिलीन डाइक्लोराइड। तो ये बेसिकली केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। और यदि आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जो फ्लोरोएथिलीन है, जो टेट्राफ्लोरोएथिलीन वो किसका, वो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बना होता है। किसका बना होता है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बना होता है। और ये क्या करता है, ये एक लेप की तरह चढ़ाता है, ये भोजन को क्या होता है, चिपकने नहीं देता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। जो बेकेलाइट है वो निम्नलिखित के किसके संघनन से बनता है, बेकेलाइट किसके संघनन से बनता है, यूरिया एवं फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के, फिनॉल तथा एसिटिहाइड के, या मेलामिन एवं फॉर्मेल्डिहाइड के। निम्नलिखित में से किसके हेल्प से बेकेलाइट बनता है। बेकेलाइट का संघनन निम्नलिखित में से किससे होता है। तो बात करें कि जो बेकेलाइट होता है वो होता है क्या, ये होता है ये जो बेकेलाइट होता है वो बेसिकली फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। किससे बनता है, फिनॉल और फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के मदद से क्या बनता है, ये बनता है बेकेलाइट बनता है। और ये क्या होता है, संघनन होता है। क्या यहाँ पे क्या लिखा है, संघनन। संघनन क्या होता है, जुड़ाव। तो ये किसका संघनन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। मतलब कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2 को, विटामिन D3 को, विटामिन
B12 को या विटामिन B6 को निम्नलिखित में से किसको ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो जो ऑर्गो कैल्सीफेरॉल होता है वो विटामिन D2 में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? विटामिन D2। और विटामिन D2 के बारे में अभी हम बताते हैं कि जो विटामिन D2 है वो किससे प्राप्त होता है? ये बेसिकली सूर्य से प्राप्त होता है। इसके अलावा आप जब हरे साग सब्जी खाते हैं या अंडा खाते हैं तो उसमें से भी हमको क्या प्राप्त होता है? विटामिन D2 प्राप्त होता है। और विटामिन डी हमको किसके लिए फायदेमंद है? विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए फायदेमंद है। किसके लिए? यह हमारी हड्डियों को विटामिन डी क्या करता है? मजबूत करता है। और ये जो होता है ऑर्गो कैल्सीफेरॉल, ये किससे बना होता है? ऑर्गो कैल्सीफेरॉल बेसिकली फास्फोरस और कैल्शियम से बना होता है। हम अभी क्या बताए थे कि विटामिन डी बेसिकली क्या करता है? सूर्य से आने आप सुने होंगे कि विटामिन डी क्या करता है? हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। और यदि ये हड्डियों को मजबूत कर रहा है तो हमारे हड्डी में क्या होता है? कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है। बेसिकली क्या होता है? कैल्शियम होता है। तो किसमें को मजबूत करने में मदद करता है? तो हमारे बॉडी में जो कैल्शियम होता है और फास्फोरस होता है उसको मजबूत करने में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहां भी क्वेश्चन ऐसा ही है, सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है मतलब कि क्या होगा? गलत होगा। रेटिनॉल जिसको जीरोफैथिलीमिया बोलते हैं, टोको फेरॉल बोलते हैं, बेरी साइनो कोबैलिमिन बोलते हैं, रक्तलप्ता, और इसको बोलते हैं ऑर्गो कैल्सीफेरॉल, ये होता है रिकेटस। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसके बारे में तभी हम बताए, ऑर्गो कैल्सीफेरॉल के बारे में भी बताए थे। ऑर्गो कैल्सीफेरॉल जो विटामिन D2 में पाया जाता है, तो इसको तभी हम बता दिए। ये हो गया रसायनो कोबैलिमिन। ये किस में पाया जाता है? ये बेसिकली हमारे ब्लड में पाया जाता है। जो रसायनो कोबैलिमिन है ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। और ये जो रक्त लगता है, रक्त से ही पता चलता है, ये भी हमारे ब्लड में पाया जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? इसमें भी आयरन पाया जाता है और इसमें भी आयरन पाया जाता है। तो ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों के दोनों हमारे ब्लड में मिल गए। तो ये भी सही, ये भी सही। अभी बताए थे ऑर्गो कैल्सीफेरॉल हमारे हड्डियों में पाया जाता है और रिकेटस के किससे संबंधित है? तो ये भी हमारे ब्लड से भी संबंध, ये भी हमारे हड्डी से संबंधित है। और ये मतलब कि ये भी विटामिन डी के लिए प्रयुक्त होता है, ये भी विटामिन डी के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये दोनों सेम हो गया। एंड देन अभी हम इसको बताएं कि इसमें ब्लड आयरन और ये भी आयरन, मतलब कि ये दोनों भी सही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो नेक्स्ट ऑप्शन में क्या आ रहा है? टेकोफेरॉल और बेरी। ये दोनों जो होता है टेकोफेरॉल और बेरी, ये दोनों अलग अलग होता है। मतलब ये दूसरे रोग में आता है और ये दूसरे रोग में आता है। मतलब कि सही सुमेलित कौन नहीं है? तो ऑप्शन बी टोकोफेरॉल और बेरी क्या है? ये दोनों एक अलग अलग बीमारी है। मतलब कि टेकोफेरॉल एक तरह का जीवाणु युक्त है और बेरी एक दूसरा बीमारी है, दूसरे विटामिन के लिए आता है। अब बात करते हैं इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन, यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि इंसुलिन है, वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है? निम्नलिखित में से इंसुलिन क्या है? इंसुलिन के बारे में हम ऑलरेडी बता दिए कि इंसुलिन पैनक्रियास से निकलते हैं और ये बेसिकली क्या करते हैं? तो इंसुलिन एक हमारे पैनक्रियास से निकलते हैं, एक तरह का हार्मोन है और ये हार्मोन्स है। और हार्मोन में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। मतलब कि इंसुलिन एक तरह का प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में शुगर, मधुमेह को क्या करता है? मधुमेह को कंट्रोल करके रखता है। यदि इसकी मात्रा घट जाए तो हमको शुगर की बीमारी हो जाएगी। और एक तरह का प्रोटीन है जो हमारे पैनक्रियास से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? क्विनिन, सल्फागुआनिडीन, क्लोरोफेमिनिकोल या एस्पिरिन? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक मतलब कि क्या हो गया? प्रतिजैविक का अर्थ है कि जीव के काटने से जो बीमारी होता है उसको जैविक बोलते हैं। और प्रतिजैविक मतलब कि ऐसा दवा जो जीवों के कारण होता है। तो एस्पिरिन को आप अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग किए होंगे। ये बेसिकली किसके लिए आता है? बुखार हो गया या आपके सूजन हो गया
या आपके शरीर में दर्द हो रहा है किसका उपयोग करते हैं, एस्पिरिन का करते हैं, या क्विनिन का भी आप नाम सुने होंगे। क्विनिन एक तरह का दवा है जो हमारे बॉडी में जो हमारे ब्लड निकलने लगता है तो उसको रक्तचाप को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, क्विनिन का उपयोग किया जाता है। लेकिन यही बात करें जो क्लोरोमेफेनिकॉल है, क्लोरेमेफेनिकॉल जो होता है ये हमारे किसके लिए आता है, तो ये प्रतिजैविक मतलब कि एक तरह का जीव जो काट लेता है तो उसके जैविक मतलब कि जैविक औषधि है, मतलब कि जो जीव काट लेता है उससे बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो क्लोरोमेफेनिकॉल का उपयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है वो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, वो एड्रेनोलिन है, थायरोक्सिन है, प्रोजेनेस्टोन है या ऑक्सीटोसिन है। निम्नलिखित में से कौन सा है, तो हम बता दें कि थायराइड के बारे में हम ऑलरेडी बता दिए कि थायराइड यहाँ पे पाया जाता है और ये क्या करता है, बेसिकली ये थायरोक्सिन को निकालता है, इसके लिए एक अलग आता है। और यहाँ पे कौन सा पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव करने के लिए, तो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध को स्राव करने के लिए कौन सा है, तो ऑक्सीटोसिन है। कौन सा है, ऑक्सीटोसिन है। और ये निकलता कैसे है, बेसिकली हमारे मतलब कि ये क्या होता है, जब स्तन को संकुचन किया जाता है तो वो क्या होता है, हमारे ब्रेन जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड वहां से एक संदेश भेजता है, मतलब कि एक पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली ऑक्सीटोसिन भेजता है। ऑक्सीटोसिन नामक एक हार्मोन हमारे ब्लड में रिलीज करता है और यही ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन वहां पे जाके क्या होता है, दुग्ध को स्राव करने के लिए क्या करता है, दुग्ध को स्राव करने के लिए क्या दुग्ध को स्राव करने के लिए क्या कहता है, निर्देश देता है कि हाँ इसको निकालना है। और ये किसके कारण होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से। जब उसको संकुचन किया जाता है, संकुचन करता है तो क्या आ जाता है, हमारे ब्रेन तक पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है, मेन ग्लैंड या ग्रंथियों का जो मुख्य ग्रंथि किसी को बोला, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो वो क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन भेजता है, ऑक्सीटोसिन नामक एक हार्मोन छोड़ता है और उसी के बाद क्या होता है, दुग्ध निकलता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग करते हैं, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग करते हैं वनस्पति घी बनाने का। तो हम बता देते हैं कि जो वनस्पति घी होता है वो किसका होता है, वो उसके जो कार्बन वनस्पति घी होता है वो डबल बॉन्डेड होता है, मतलब कि वो डबल बॉन्डेड होता है, उसका जो संयोजकता होता है, उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो डबल बॉन्डेड होता है। और डबल बॉन्डेड होने के कारण क्या होता है, वो लिक्विड रूप में होता है। तो उसको क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को देके, हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करके उसका जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को तोड़ के उसको सिंगल बॉन्ड में तो कर दिया जाता है। मतलब कि जो उसका डबल बॉन्ड होता है उसको तोड़ के किस में कर दिया जाता है, सिंगल बॉन्ड में कर दिया जाता है। और जैसे वो सिंगल बॉन्ड हो जाता है तो सिंगल बॉन्ड होने के बाद वो क्या बना देता है, वो जमने लगता है और वो किसका रूप ले लेता है, तो वो घी का रूप ले लेता है। तो किसके कारण होता है, हाइड्रोजन गैस के मिलाने से। अब आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वाट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, 0.1 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 2.5 एम्पियर या 10 एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन में क्या करा है कि 100 वाट का एक विद्युत बल्ब है, उसे क्या किया जा रहा है, 250 वाट विद्युत मेन से जोड़ा जा रहा है। तो बल्ब से धारा कितना प्रवाहित होगा, तो धारा का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर आर बी। फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर पी बराबर है वी आई। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पी बराबर वी आई। और हमसे पूछ क्या रहा है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब है और मतलब कि 100 वाट का विद्युत बल्ब है एंड देन 250 वाट, मतलब कि हमको दे क्या क्या दिया गया है। हमको क्या पूछ रहा है कि विद्युत बल्ब से धारा आई ही पूछ रहा है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, प्रवाहित धारा पूछ रहा है। तो धारा को किसे दर्शाते हैं, तो धारा को आई से दर्शाते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा,
P अपॉन V, और P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ P का वैल्यू 100 दिया हुआ है, P का वैल्यू 100 दिया हुआ है, और V मतलब कि वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है। 0 से 0 कट जाएगा, और ये 10 कटेगा तो यहाँ पे 0 हटाएंगे तो पॉइंट हटेगा, मतलब क्या जाएगा 1.25, या हम इसको 1/4 भी लिख सकते हैं, मतलब कि I की बात करें तो कितना हो जाएगा 0.4 एम्पियर, मतलब कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही, मतलब कि सॉरी 2.0 थोड़ी होगा, 1.0 ना होगा। 250 बल्ब और P/V, सॉरी रुक जाइए, कैलकुलेशन में कुछ एरर हो गया है, कैलकुलेशन को फिर से देखें। यहाँ पे क्या हुआ है, हम इसको सही से काटते हैं तो कितना होगा, P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 100 है, और V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, V का वैल्यू 250 दिया हुआ है। 0 से 0 कटेगा, और यदि हम इसको 2 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा तो 5 आएगा, सॉरी 2 से कटेगा तो 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 5, 5 जा 25, और 5 2 जा 10, मतलब कि 2 से जब 5 को काटेंगे तो कितना 0.4 एम्पियर, मतलब कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मतलब कि 2/5, और 2/5 किसके बराबर होता है 0.4, मतलब कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 0.4 एम्पियर सही हो जाएगा। तो आज हम क्या किए, आज हम बिहार डीएलएड के सेट 7 लगा, जिसमें हम क्या किए टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाए। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप 20 में मतलब कि 20 में कितना स्कोर किए, आपको क्या करना है, आपको अपने स्कोर को कमेंट में बताना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।